A right angle triangle ABC is drawn where AB is the diameter of the circle. If AC cuts the circumference at D, find the area of the region AVD. Radius of the circle is R and AB is equal to √3BC. आपसे कहा गया एक समकोण त्रिभुज ABC बनाया जाता है, आप बना दीजिए, फिगर ड्रा करिए धड़ाक से। एक समकोण त्रिभुज ABC बनाया जाता है, आपने बना दिया, ABC हो गया। अब कहा गया AB वृत्त का व्यास है। एक कोई वृत्त इस प्रकार से है जिसका व्यास AB है, आप ड्रा कर लीजिए, वृत्त ड्रा करिए, ये आपका वृत्त हो गया, इसका व्यास AB है यानी ये AB है, और आपको दिया गया ये जो त्रिभुज है आपका वो समकोण त्रिभुज है, ये C हो गया। कहा गया AC जो है वो वृत्त को D पे काटता है, वृत्त की परिधि को D पे काटता है यानी दिस पॉइंट इज D। अब आपसे कहा गया ABD की एरिया निकालनी है। अगर आपसे क्षेत्र ABD की एरिया, यहाँ पे देखिए अगर रीजन ABD की एरिया पूछी गई, अगर रीजन ABD की एरिया पूछी जाएगी इट मीन्स कि आपको ये वाली एरिया निकालनी है, ठीक है, ये वाली एरिया निकालनी है, ना कि त्रिभुज ABD। आप कई बार गलती करके ABD त्रिभुज की एरिया निकालेंगे जो कि गलत हो जाएगा। आपसे पूछा गया रीजन ABD की एरिया, इसी वजह से क्वेश्चन अच्छा बन रहा है, ठीक है। अब अगर ABD की एरिया निकालनी है तो आप कह सकते हैं, देखिएगा आपको एक चीज़ और दिया गया, कहा गया जो AB बटे BC, आप ऐसे कर लीजिए या आप ऐसे करिए BC बटे AB, BC बटे AB कर दीजिए, तो यहाँ से आपका BC बटे AB बराबर हो जाएगा 1/√3, और 1/√3 इज इक्वल टू कितना होता है, tan 30। आपको पता है कि BC बटे AB यानी लंब बटे आधार, ये tan हो जाएगा। अगर इस एंगल को थोड़ी देर के लिए मैं थीटा मानूँ इसको, तो tan थीटा बराबर आ जाएगा, यानी थीटा बराबर 30 अंश हो जाएगा, क्योंकि BC परपेंडिकुलर है, AB बेस है, इन दोनों का रेशियो 1/√3 यानी ये tan 30 देगा। अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा बराबर tan 30 यानी थीटा 30 आ गया, यानी ये वाला कोण हमारा थीटा जो है वो 30 आ गया। अब क्या काम करिए, यहाँ पे कहीं आपका सेंटर होगा O से D को मिला दीजिए, और अगर आपको ABD रीजन की एरिया निकालनी है तो आप कह सकते हैं ट्राइंगल AOD की एरिया और प्लस इस वाले मतलब सेक्टर की एरिया, कौन से सेक्टर, BOD सेक्टर की एरिया, वृत्तखंड BOD की एरिया प्लस ट्राइंगल AOD की एरिया। आपको पता है AOD की एरिया कैसे निकलेगी, आपको पता है इसकी रेडियस R है, तो ये दोनों साइड्स R हो गई क्योंकि वो O सेंटर है। तो अगर हम कहें कि रीजन ABD की एरिया क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर आप क्या काम करो, ट्राइंगल AOD को ले लो और प्लस वृत्तखंड OBD की एरिया इसमें ऐड कर दो। अब अगर AOD की एरिया निकालनी है, आपको पता है दो साइड्स और इनके बीच का कोण, आपको पता है ये 30 है, तो ये भी 30 हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने के कोणों का अगर दो भुजाएं बराबर हो तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, यानी ये 30 तो ये हो गया 120 अंश। यानी अगर ट्राइंगल AOD की एरिया निकाल ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ R इंटू ये कोण कितना है 120 अंश है, तो ये हो जाएगा साइन 120 अंश। क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी त्रिभुज की दो साइड्स A और B हो और उनके बीच का कोण C हो तो आप कहते हैं एरिया होता है हाफ AB साइन C, ठीक है। और प्लस OBD की एरिया कितनी हो जाएगी, आपको पता है ये कोण अगर इतना 120 हो गया तो इतना कोण कितना हो जाएगा 60, क्यों, क्योंकि पूरा कोण 180 होता है। तो आपको पता है अगर कोई वृत्तखंड केंद्र पे 60 अंश का कोण बनाता है तो उसका एरिया कितना होता है, आपको पता है अगर वो थीटा कोण बनाता है θ/360 इंटू πr² होता है। यहाँ पे 60 बना रहा है तो 60/360 इंटू πr² यानी 1/6 πr², यही बचेगा, ठीक है, 1/6 इंटू πr²। अब आपको पता है साइन 120 की वैल्यू, तो आप ऊपर थोड़ा सा मिटाइए, 1 मिनट, थोड़ा सा हम यहाँ पे ऊपर मिटाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, देखिएगा। देखिए अब अगर मैं बात करूं तो ये हो गया आपका हाफ इंटू R इंटू R यानी R²/2 और इंटू साइन 120 की वैल्यू √3/2 यानी कि आपका ये हो गया R²/2 इंटू √3/2 और प्लस πr²/6 यानी यहाँ पे नीचे 4 हो गया, यहाँ पे 6 हार बराबर कर लीजिए तो ये 12 हो जाएगा। 12 बनाने के लिए इधर 3 से गुणा हो गया यानी 3√3 R² और प्लस यहाँ पे 2 से गुणा होगा यानी 2πr²। और इसमें कुछ कॉमन आता दिख रहा होगा, जी बिल्कुल R² कॉमन आ रहा है, तो आपका ये हो जाएगा ये पूरे के बटे 12 है, यानी आप अगर R² कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा 3√3 प्लस यहाँ पे बचेगा 2π, कितना 2π डिवाइडेड बाई 12 इंटू R², ये आपका एरिया हो जाएगा। तो आपका एरिया क्या हो गया 3√3 प्लस 2π डिवाइडेड बाई 12 इंटू R²। तो आपकी एरिया आ गई, एरिया ऑफ रीजन ABD कितनी आ गई 3√3 प्लस 2π डिवाइडेड बाई
12r², यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहाँ पे दो फार्मूले बेसिकली यूज हो रहे हैं। एक ये कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स के बीच का एंगल थीटा हो, ये साइड ए हो ये साइड बी हो, तो इसका एरिया क्या होता है? आप कहेंगे सर इसका एरिया होता है डेल्टा इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स यानी ए बी इंटू साइन सी। ठीक है, यहीं से निकल के आता है कि किसी त्रिभुज की जो एरिया होती है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है, क्योंकि वहाँ पे अगर परपेंडिकुलर मतलब क्या कहते हैं, अगर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर इसका वो देखना है कि सही है कि नहीं, तो राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, उसमें क्या करते हैं हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, और सी की वैल्यू 90 अंश हो जाती है वहाँ पे, तो वही हो जाता है। और यहाँ पे दूसरा चीज़ यूज हो रहा था कि सर अगर कोई एक वृत्तखंड की बात करूँ वो सेंटर पे थीटा कोण बना रहा हो तो इसकी एरिया क्या होती है, तो आप कहते हैं सर इसकी एरिया हो जाएगी, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगी थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर आर रेडियस है। तो ये दोनों फार्मूले यूज हुए। एन इंडेफिनिट नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर फॉर्म्ड सक्सेसिवली बाई ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ एडजेसेंट साइड। कहा गया कि एक 8 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है जिसके ऐसे देखिए एक 8 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है और उसके सभी मध्य बिंदु, सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को ऐसे, पहले आप मध्य बिंदु फाइंड करिए फिर सबको मिला दीजिए तो फिर एक वर्ग बन जाएगा। फिर इसके मिड पॉइंट्स को फाइंड करिए और फिर इनको मिला दीजिए फिर एक वर्ग बन जाएगा। फिर इनके मिड पॉइंट्स को फाइंड करिए और उसको मिला दीजिए फिर एक वर्ग बन जाएगा। ऐसे अनंत वर्ग बनाए गए हैं। ठीक है, तो कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ द स्क्वायर्स टू दैट ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सम ऑफ एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स। यानी आपसे कहा गया कि जो आंकिक मान होगा किसका, सम ऑफ पेरीमीटर्स का, यानी सबके परिमाप के योग का आंकिक मान बटे सबके एरिया के आंकिक योग, मतलब जो सबका एरिया होगा उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसके सम का अनुपात क्या होगा। तो चलिए करते हैं। देखिएगा ये आपका एक स्क्वायर है। ठीक है, अब इसके मिड पॉइंट्स ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसके मिड पॉइंट्स पी क्यू आर एस हैं। ए बी का मिड पॉइंट पी है, बी सी का मिड पॉइंट क्यू है, ऐसे सी डी का आर और ए डी का एस है। अब कहा गया इसकी भुजा 8 दी गई है। देखिएगा अगर इसकी भुजा 8 है, ये आपकी 8 हो गई। ठीक है, तो आपको पता है कि जो आपका स्क्वायर पी क्यू आर एस बन रहा है उसके लिए डायगोनल कितना हो जाएगा, अब होता है डायगोनल साइड के बराबर हो जाएगा। यानी अगर मैं इसके साइड की बात करूं ए होती तो a√2 डायगोनल होगा जो कि दिया गया a√2 इज इक्वल टू 8। यानी हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू 8/√2, या हम कह सकते हैं a की वैल्यू आ गई 4√2। यानी आप सीधे समझिए कि अगर हम एक स्क्वायर के सभी साइड्स के मिड पॉइंट को मिला के दूसरा स्क्वायर फॉर्म करते हैं तो जो उसकी साइड होगी वो फॉर्मर या पेरेंट, एक मिनट वेट करिएगा, वो फॉर्मर या पेरेंट स्क्वायर के साइड की 1/√2 टाइम्स होगी। यानी कि अगर ओरिजिनल स्क्वायर की साइड 8 है तो जो नया स्क्वायर बन के आएगा मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद उसकी साइड कितनी होगी, ओरिजिनल स्क्वायर की साइड बटे √2 यानी डिवाइडेड बाई √2, यानी ये हो गया 4√2। अब ये ऐसे आगे भी होता रहेगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो वो मतलब ये जो आपका मान ले नामकरण कर दे रहा हूँ MNOT की साइड की बात करें तो 4√2/√2 यानी इसकी साइड 4 हो जाएगी। ऐसे आपका 1/√2 टाइम्स मतलब होता चला जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपसे कहा गया है कि सम ऑफ पेरीमीटर्स, यानी कि सम ऑफ पेरीमीटर्स कैसे निकलेगा, 4 टाइम्स ऑफ साइड, 4 टाइम्स ऑफ साइड। तो पहले के लिए 4 टाइम्स ऑफ 8 प्लस ऐसे 4 टाइम्स ऑफ 4√2 प्लस ऐसे ... यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि ध्यान से देखिएगा कि अगर इसकी साइड 8 है तो इसकी साइड कितनी है 8/√2, ये तो लिखा हुआ है। अगर इसकी साइड 8 है तो इसकी साइड कितनी है 8/√2। यानी अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो ये हो जाएगा 4 × 8 32 प्लस ऐसे इसके अंदर वाले का 4 × 8/√2 यानी 32/√2 और ऐसे 1/√2 टाइम्स होता चला जाएगा। ठीक है, और ऐसे अनंत तक इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो ये हो गया सम ऑफ पेरीमीटर्स अपॉन, अगर मैं बात करूं सम ऑफ एरियाज तो पहले की एरिया कितनी हो जाएगी, 8 की एरिया कितनी होगी, मतलब 8 जिसकी साइड होगी उसकी एरिया कितनी हो जाएगी 8 का स्क्वायर यानी कि 64 प्लस ऐसे जिसकी साइड 8/√2 होगी उसकी एरिया कितनी हो जाएगी 64/2 प्लस ... ऐसे अनंत। अब आप देख पा रहे होंगे कि अगर आपको सीधे दिख रहा होगा कि अगर मेरे भाई आपके पहले स्क्वायर की
पहले स्क्वायर जो ओरिजिनल या पेरेंट स्क्वायर था उसका अगर पेरीमीटर 32 है तो अगले वाले का 1/√2 टाइम्स हो जा रहा है। ऐसे अगर इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्क्वायर बनाएंगे तो वो इसका 1/√2 टाइम्स हो जाएगा, यानी 32/2 हो जाएगा। प्लस अब अगर इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके स्क्वायर बनाएंगे तो उसका कितना हो जाएगा 32/√2, ऐसे 32/2√2 ऐसे होते चला जाएगा, यानी 1/√2 टाइम्स होता चला जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ एरियाज की, तो पहले की एरिया 64 थी, दूसरे की 64/2, तीसरे की मतलब 1/2 टाइम्स हो रही, तीसरे की कितनी हो जाएगी 64/4, चौथे की कितनी हो जाएगी 64/8, ऐसे होती चली जाएगी। समझ आ रहा है? यानी आप कह सकते हैं कि इनफाइनाइट सीरीज बन रही है ऊपर भी और नीचे भी। जो ऊपर कॉमन डिफरेंस या कॉमन रेशियो कितना है आपको पता होगा कि अगर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बने, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो किसी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, तो उसका सम क्या होता है? आप कहते हैं उसका सम, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि अगर कोई अनंत गुणोत्तर श्रेणी हो, उसका पहला पद a हो और कॉमन डिफरेंस r हो, तो उसका सम बराबर होता है a/1 - r। जब r 1 से छोटा हो और r-1 होता है, ये किस केस में? अगर r इज़ लेस देन 1, और होता है a/r-1 इन केस r इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको जाननी जरूरी है बस। ठीक है। अब देखिए ऊपर देखिए, अगर पेरीमीटर की बात करी जाए तो यहाँ पे a की वैल्यू है 32 और r की वैल्यू है 1/√2, तो इसका सम कितना हो जाएगा 32, यानी पेरीमीटर्स का सम कितना हो जाएगा 32/1 - 1/√2, क्योंकि यहाँ पे क्या है कॉमन रेशियो 1/√2 है, यानी ये हो जाएगा 32/√2 - 1 और √2 ऊपर चला जाएगा, यानी 32√2/√2 - 1। या हम कह सकते हैं ये हो जाएगा √2 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा 32√2 × √2 + 1 और अपान नीचे 2 - 1 यानी 1, यानी सम ऑफ पेरीमीटर्स कितना आ गया 32√2 × √2 + 1। और अगर हम सम ऑफ एरियाज निकालेंगे तो सम ऑफ एरियाज निकालने के लिए मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। सम ऑफ एरियाज कितना हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 64 है और कॉमन रेशियो जो है वो 1/2 है, तो इसका सम कितना हो जाएगा, यानी सम ऑफ एरियाज कैपिटल A = हो जाएगा a 64/1 - r, यानी 1 - 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, यानी सम ऑफ एरियाज हो गया 64/1/2, यानी ये हो गया 128। अब आपको इसी का अनुपात निकालना था, यानी सम ऑफ पेरीमीटर्स बटे सम ऑफ एरियाज। तो आप अगर पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यू, तो थोड़ा सा वेट करिएगा, यानी आपका सीधे सीधे हो गया, यहाँ पे मिटा दूँ थोड़ा सा। आपका कितना आ गया, आपका आ गया सम ऑफ पेरीमीटर्स अपॉन सम ऑफ एरियाज = हो जाएगा कितना 32√2 × √2 + 1 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा 128। इससे इसको काट दीजिए 32 चौक को 128, यानी आपका हो गया √2 से √2 में गुणा होगा 2 प्लस √2 का 1 में गुणा होगा, √2 का 1 में गुणा होगा, कितना हो जाएगा √2 डिवाइडेड बाई 4, यानी आपका रेशियो कितना हो गया, रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो गया, यानी सम ऑफ पेरीमीटर्स अनुपात सम ऑफ एरियाज, ये कितना हो गया 2 + √2/4। तो आपका आंसर आ गया 2 + √2/4। अच्छा, यहाँ पे सम ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ क्यों दिया गया था, क्योंकि आपको पता होगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू ना होती तो ऊपर तो आपका सम ऑफ पेरीमीटर्स में 4a + 4a' ऐसे करके आता, ठीक है, या 4a + 4a/√2 ऐसे करके होता, और नीचे होता कितना होता a² + a' मतलब a²/4 ऐसे करके होता है, सॉरी a² + a²/2 ऐसे करके होता चला जाता। अब आपको पता है ऊपर a होता नीचे a², तो a से a कट जाता, लेकिन नीचे एक a बचा होता, यानी कि तब हम वो ना निकाल पाते, क्योंकि आपको पता होगा अनुपात किनका निकलता है, जिनका यूनिट जो है मेजरमेंट यूनिट समान हो। अब यहाँ पे एक की यूनिट सेंटीमीटर होती है, एक की यूनिट सेंटीमीटर², तो इसका रेशियो ना निकल पाता, इसी वजह से कहा गया न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी न्यूमेरिकल जो इनकी वैल्यू है, यूनिट से हमें मतलब नहीं। जैसे आपसे आयतन और परिमाप का अनुपात पूछ लिया है तो आप कहेंगे नहीं निकल पाएगा, लेकिन अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू का अनुपात पूछे तो निकल जाएगा। यानी आपका आंसर कितना आ गया 2 + √2/4। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया 2 + √2/4, ये आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो गया। कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया बी, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ। क्वेश्चन में क्या दिया गया था, कहा गया इन द गिवन फिगर देयर आर 2 स्क्वायर्स एंड अ सर्किल, इफ एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर इज 36 cm²,
एंड दैट ऑफ स्मॉलर इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। आपको दिया गया था √2 की वैल्यू 1.414 लेनी थी, आपको फिगर दिख गया होगा। अब हम फिगर ड्रा करते हैं एक बार और आपको समझाने की कोशिश कर। देखिएगा आपका फिगर कुछ इस प्रकार से दिया गया था, ठीक है। अब फिगर क्या दिया गया था उसको ध्यान से देखिएगा। आपको दिया गया था कि जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसकी उसका एरिया कितना है 36। अगर एरिया 36 है तो साइड कितनी हो जाएगी 6। अगर साइड 6 हो जाएगी तो अगर हम ऐसे ड्रा करें कुछ इस प्रकार से देखिएगा तो ये डायगोनल हो जाएगा जिसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 6√2, यानी हमारा डायगोनल कितना हो गया 6√2। और आपको पता है कि ये वाला जो छोटा वाला स्क्वायर था इसकी साइड कितनी है 2, क्योंकि एरिया 4 दिया गया था। तो आप कहेंगे कि इसकी साइड कितनी हो जाएगी 2, तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा 2√2, यानी दिस लेंथ वाज गिवन 2 and √2, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक काम मैं करने जा रहा हूँ, ध्यान से अगर आप देखें। देखिए अगर हम माने ये सेंटर है इसका, तो ये अगर r ले रहे हैं रेडियस तो ये भी r हो जाएगा। अगर r है ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये भी r ये भी r, यानी ये आपका बेसिकली एक स्क्वायर मिलेगा जिसकी साइड r होगी। अगर एक स्क्वायर मिल रहा है जिसकी साइड r है और ये सेंटर है, ये वाला सेंटर है आपका, तो आप कहेंगे ये लेंथ भी r हो जाएगी, यानी दिस लेंथ इज r। और इसका स्क्वायर का डायगोनल कितना हो जाएगा r√2, ठीक है। अब अगर मैं बड़े वाले सर्किल का बड़े वाले स्क्वायर के लिए डायगोनल लिखना चाहूं तो आपको पता है बड़े वाले स्क्वायर का डायगोनल कितना है 6 and √2, कितना है 6√2। और उसको हम क्या लिख सकते हैं, छोटे वाले स्क्वायर का डायगोनल 2√2 प्लस रेडियस ऑफ सर्किल यानी ये वाली लेंथ, कौन सी ये वाली लेंथ r प्लस। अगर अब इसके सेंटर से यहाँ से और ये वाला देखें तो ये एक डायगोनल है किसका, एक स्क्वायर का जिसकी साइड r है, तो उसको हम लिख सकते हैं r√2, यानी आप कह सकते हैं 4√2, दो को इधर ट्रांसफर कर दीजिए इज इक्वल टू, यहाँ पे r कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा r इंटू √2 प्लस 1। अब आप क्या कह सकते हैं यहाँ से r बराबर हो जाएगा 4√2 अपॉन √2 प्लस 1, यानी आप कह सकते हैं r इज इक्वल टू 4√2 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1। √2 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो यहाँ से आपका आ जाएगा, कलर चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ से आपका r बराबर आ जाएगा, कितना हो जाएगा √2 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 4√2 इंटू √2 माइनस 1, या हम कह सकते हैं 4√2 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4√2, या हम कह सकते हैं 8 माइनस 4√2 को हम क्या लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ 2 माइनस √2 की वैल्यू 1.414, या हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 1.414 को अगर 2 में से घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.586। आप देख लीजिएगा। अब 4 से इसको गुणा कर देंगे तो 4 छक्के 24, 4 छक्के 1 मिनट, देखिएगा कलर चेंज कर दूं ताकि आपको आंसर सही से दिखे। 4 छक्के 24 के 4 हासिल आई 2, 4 अट्ठे 32, 2 34 के 4 हासिल आई 34 के 4 हासिल है 3, 4 पंचे 20, 3 23, यानी आपका आंसर हो गया 2.344। ये किसकी लेंथ आई है r की, यानी आपका आंसर कितना हो गया 2.344। समझ आ गया ना। तो इस प्रश्न में बेसिकली कुछ था नहीं, आपको बस इतना करना था कि आपको जो डायगोनल था बड़े वाले स्क्वायर के लिए उसको छोटे वाले स्क्वायर का डायगोनल प्लस ये वाली रेडियस, कलर चेंज करके बता दे रहा हूँ, देखिएगा ये वाली रेडियस और प्लस इस वाले जो r साइड वाला स्क्वायर है उसके डायगोनल के फॉर्म में लिख देना था, यानी कि बड़े वाले स्क्वायर का डायगोनल 6√2 इज इक्वल टू ये वाला डायगोनल यानी 2√2 प्लस ये वाली रेडियस यानी r और प्लस इसका डायगोनल कितना था r√2। बस इसी से सॉल्व कर लेते तो r बराबर आ जाता 4√2 इंटू √2 माइनस 1। यहाँ पे आप 4√2 का गुणा कर देते या √2 का केवल गुणा करते तो √2 का गुणा करते तो ये स्टेप था आपका ये एलिमिनेट हो जाता, यानी आपका बचता कितना 4 टाइम्स ऑफ √2 इंटू √2 यानी 2 माइनस √2 यानी 1.414 यानी 4 इंटू 0.586 यानी आपका आंसर हो जाता है 2.344। 1000 रुपये उधार लेता है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पे और वो क्या करता है 2000 हर साल के अंत में लौटा देता है। तो आपसे कहा गया कि तीसरे साल के अंत में उसे कितना पे करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट का, लेकिन आप इसको जनरली कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं कहता हूँ सर 6000 रुपये उसने लोन लिए, ठीक है 6000 रुपये उसने लोन लिए 10% के रेट पे। तो पहले साल के अंत में आपको पता होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट एक ही होता है, यानी 10% इस पर ब्याज लगा होगा, यानी कि इसके पास 6600 रुपये पे करने को रहे होंगे जब पहले साल के अंत में जाता है। उसने क्या किया कि 6600 में से 2000 रुपये उसने पे कर दिए,
यानी अभी बचे 4600 रुपये, ठीक है, फर्स्ट ईयर के लास्ट में। ये फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, फर्स्ट ईयर के लास्ट में उसने 2000 पे कर दिए, अब उसके पास बचे 4600 रुपये। अगले साल आपको पता होगा कि फिर इस चूँकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इस पर 4600 पे इंटरेस्ट लगेगा, यानी इसका 10% अगले साल के लिए इंटरेस्ट बनेगा, यानी सेकेंड साल के अंत में। तो यानी 460 रुपये इस पे ऐड होगा, यानी कि 460 रुपये इंटरेस्ट और 4600 मूलधन था, यानी कि दूसरे साल के अंत में उसके पास 5060 रुपये हो जाएंगे पे करने को। अब वो क्या करता है, दूसरे साल के अंत में वो चालाकी लगाता है, कहता है 2000 रुपये ही मैं पे करूँगा, यानी अब उसे कितने पे करना है, 3060 रुपये, यानी 3060 रुपये तीसरे साल के शुरुआत में उसके पास मूलधन होगा जिस पे वो ब्याज सहित अदा करेगा। अब आपको पता है तीसरे साल का मूलधन 3060 रुपये है और उसे 10% इंटरेस्ट देना है, यानी 3060 रुपये मूलधन था, 10% इंटरेस्ट, यानी कि इस पर 306 रुपये इंटरेस्ट, यानी उसे कुल कितना पे करना पड़ेगा, 3060 प्लस 306, यानी 3366 रुपये अगर वो तीसरे साल के अंत में पे कर दे तो आपका कर्जा खत्म हो जाएगा, मतलब उस आदमी का कर्जा खत्म हो जाएगा। फिर से समझिएगा, मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको पता है 6000 उसने लोन लिए थे, ठीक है। आपको पता है पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट बात बराबर होती है, तो 10% उसका पहले साल के अंत में ब्याज लग जाएगा, यानी पहले साल के अंत में उसके पास अगर वो पे करना चाहे तो पहले साल के अंत में वो 6600 रुपये पे कर दे और कर्जा उसका खत्म हो जाए। लेकिन उसके पास केवल 2000 रुपये होते हैं तो वो 2000 पे कर देता है पहले साल के अंत में, यानी नेक्स्ट साल के लिए उसको 4600 पे ब्याज देना है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज पे भी ब्याज लगे। अब इस 4600 पे दूसरे साल के अंत में इस पे 10% लगेगा, यानी 460 रुपये, और यानी दूसरे साल के अंत में वो 5060 रुपये अगर वो पे कर दे तो उसका काम खत्म हो जाए। लेकिन उसके पास तब भी 5060 रुपये नहीं होते, उसके पास केवल 2000 रुपये होते हैं, तो 2000 फिर पे कर देता है, यानी अब तीसरे साल के लिए मूलधन बचता है 3060 रुपये, और इस पे 10% ब्याज यानी 306 रुपये देके तीसरे साल के अंत में 3366 रुपये देके उसका कर्जा खत्म हो जाता है। समझ लो। तो इंस्टॉलमेंट को अगर आप चाहें तो परसेंटेज से कर सकते हैं, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, इसी वजह से मैं बेसिक से करवा रहा हूँ। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। बेसिक मेथड जानना मस्ट है, इस वजह से बेसिक करवा रहा हूँ, ट्रिक्स आपने बहुत सारी कर ली होंगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही शानदार प्रश्न है, इस वजह से मैं इसको अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कहा गया इन एन इक्विलेटरल पॉलीगॉन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इक्विलेटरल पॉलीगॉन दिया गया, यानी कि सम बहुभुज दिया गया। कहा गया इन विच एन साइड है और प्रत्येक साइड की लंबाई 2a है। कहा गया इसके सर्कम सर्किल के एरिया और इन सर्किल के एरिया का अंतर क्या होगा, ठीक है। अच्छा, आपको पता होगा कि अगर हम n साइड्स का, आप ऐसे एज्यूम करिए, देखिएगा आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम n साइड का अगर हेक्सागोन लेते हैं, हेक्सागोन में कितनी साइड्स होती हैं, 6, यानी अगर 6 साइड्स का रेगुलर पॉलीगॉन यानी 6 साइड्स का इक्विलेटरल पॉलीगॉन लेते हैं तो उसमें आपको पता है कि जो वो क्या कहते हैं, मतलब कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनते हैं, n, कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनते हैं, n, ठीक है। अच्छा, अब अगर n इक्विलेटरल ट्रायंगल बने तो अगर मैं कहूँ कि सर आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल और इन सर्कल के एरिया का अंतर निकाल के और n से गुणा कर दें तो प्रत्येक, मतलब जो पूरा पॉलीगॉन होगा उसके सर्कम सर्कल और इन सर्कल के जो अंतर होगा एरिया का वो आ जाएगा। समझिएगा फिर से, मैं कहूँ कि n रेगुलर मतलब n साइड का रेगुलर पॉलीगॉन अगर है और उसमें कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे, n, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे कहूँ कि n इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसकी एरिया क्या होगी, अगर मैं बात करूँ उस इक्विलेटरल पॉलीगॉन की एरिया की, तो आप कहेंगे n इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया के बराबर होगा। तो उसी प्रकार अगर मैं बात करूँ कि उस पॉलीगॉन के जो सर्कम सर्किल होगा और इन सर्किल के एरिया का अंतर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के सर्कम रेडियस और इन रेडियस, मतलब सर्कम सर्किल और इन सर्किल के एरिया का अंतर निकालिए और n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी तर्ज पे आप बात करते हैं कि अगर आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी दी गई है, आपको पता है पॉलीगॉन की साइड, रेगुलर पॉलीगॉन की साइड 2a दी गई है, तो आपको पता है ये कितने, मतलब किस साइड का इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा, 2a साइड का। ऐसे कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, n, ठीक है। और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल और इन सर्कल की जो एरियाज होगा उनका अंतर क्या होगा, पाई टाइम्स ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे n है तो पाई टाइम्स ऑफ n, मतलब अगर पूरे पॉलीगॉन के लिए बात करें, अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात होती है तो पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और ऐसे n सर्किल्स हैं तो पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू n। अब आपको पता है अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके लिए सर्कम रेडियस बराबर होती है साइड अपॉन √3, यानी 2a अपॉन √3,
और अगर मैं बात करूँ इसका इन रेडियस क्या होगा, तो आप कहेंगे साइड अपान 2√3 यानी a अपान √3। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, यानी ये हो गया n पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर अपान 3 माइनस स्मॉल r स्क्वायर यानी a स्क्वायर बाई 3। तो आपका यहाँ पे ये हो जाएगा n पाई इंटू 4/3 वो 4a स्क्वायर बाई 3 माइनस a स्क्वायर बाई 3 यानी आपका कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर बाई 3 यानी ये हो जाएगा a स्क्वायर। यानी आपका आंसर कितना हो गया पाई n a स्क्वायर, पाई n a स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे करना क्या था, फिर से समझा दे रहा हूँ। आपको पता है, आपके दिमाग में सीधी सी बात आनी चाहिए कि अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसकी सर्कल के मतलब एरिया का और इन सर्किल के एरिया का अंतर निकाल के उसमें n से गुणा कर दें, तो वो n साइड्स वाले रेगुलर पॉलीगॉन के सर्कम रेडियस यानी सर्कम सर्किल के एरिया और इन सर्किल के एरिया का अंतर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक n साइड्स के रेगुलर पॉलीगॉन में n इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनेंगे, इसी वजह से। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया बैक जाइए 10 सेकंड, फिर समझ आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपने किया भी होगा। कहा गया लैंड एंड वाटर रेशियो इन नॉर्दर्न रीजन ऑफ अर्थ इज 3:5, यानी कि नॉर्दर्न रीजन में जो लैंड और वाटर का रेशियो है, नॉर्दर्न रीजन में NR में अगर मैं बात करूँ, लैंड और वाटर का रेशियो है वो 3:5 है। ठीक है, और आपसे कहा गया कि पूरे पृथ्वी पे लैंड और वाटर का रेशियो कितना दिया गया है, 1:3 है। यहाँ पे 1:3 दिया गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए 1:3 है पूरे अर्थ पे। ठीक है, पूरे अर्थ मतलब पूरे पृथ्वी पे। ठीक है, पूरे पृथ्वी पे क्या है अनुपात 1:3 और नॉर्दर्न रीजन में क्या है 3:5। अब आप मान लीजिए कि होल अर्थ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, होल अर्थ पे लैंड और वाटर का अनुपात क्या है 1:3। हम मान लेते हैं कि टोटल 320 यूनिट मतलब 320 यूनिट टोटल एरिया है। तो यहाँ पे लैंड कितनी हो जाएगी 4 बराबर 320 तो 1 बराबर 80 यानी लैंड हो जाएगी 80 और आपको पता चल जाएगा कि वाटर कितना हो जाएगा 240। अब आपको पता है कि नॉर्दर्न रीजन 160 यूनिट ले जाएगा, क्योंकि आपको पता है नॉर्दर्न रीजन और साउदर्न रीजन में दोनों बराबर बराबर बांटेंगे। टोटल 320 है तो नॉर्दर्न रीजन का 160 और ऐसे साउदर्न रीजन का 160, यानी कि दक्षिणी भाग का 160 हो जाएगा, उत्तरी भाग का 160। अगर दक्षिणी भाग में 360 है, लैंड और वाटर का रेशियो 3:5 है, यानी 3 + 5 8 बराबर 160 यानी 1 बराबर 20, यानी लैंड कितनी हो गई 20 × 3 = 60 और वाटर कितना हो गया 20 × 5 यानी 100। आपको पता चल गया कि 320 टोटल था, तो यानी कि उत्तरी भाग में 160, दक्षिणी भाग में 160। उत्तरी भाग में 160 में 3:5 में लैंड और वाटर था, यानी लैंड हो गया 60 यूनिट, वाटर हो गया 100 यूनिट। आपको पता है टोटल 80 यूनिट लैंड होना चाहिए, यानी कि साउदर्न रीजन में कितना हो जाएगा, नॉर्दर्न रीजन में 60 टोटल 80 यानी साउदर्न रीजन में 20। और अगर मैं बात करूं वाटर की तो आपको पता है उत्तरी भाग में 100 है, टोटल हमारे पास 240 होना चाहिए, यानी कि साउदर्न रीजन में कितना हो जाएगा 140। अब इसी का अनुपात पूछा गया था तो आप कहेंगे 20:140 यानी 20 × 20 20 × 140 यानी 1:7। बेसिक से कैसे करेंगे आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो अर्थ है वो 2 चीज़ों से बनी है, मतलब 2 रीजन में बांटे गए, नॉर्दर्न और साउदर्न, यानी कि उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। ठीक है, समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही ईजी सा है, लेकिन इसमें कैसे मैं करूँगा वो ध्यान से समझिएगा, बेसिक से ही करूँगा बिना कोई ट्रिक लगाए। कहा गया एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 540 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 51 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर इज। कहा गया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी एरिया 540 है। अच्छा, आपको पता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, अगर मैं मान लूँ परपेंडिकुलर ए है और बेस बी है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा हाफ ए बी, हाफ ए बी। ये कितना दिया गया है 540। अगर हाफ ए बी 540 है तो आप कहेंगे ए बी बराबर कितना हो गया 1080। ठीक है, अच्छा अब आपको एक चीज़ और दिया गया, आपको दिया गया कि इसका हाइपोटेन्यूज, अगर परपेंडिकुलर ए है बेस बी है तो इसका हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 51 का स्क्वायर यानी कि 2601। ठीक है, अब आप एक काम करिएगा, आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको पता है ए बी, तो यहाँ से आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर निकालने जाएंगे या ए प्लस बी निकालने जाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2601 और प्लस 2ab यानी कि 2160, यानी ये बनेगा 4761 और 4761 का वर्गमूल होता है 69। ठीक है, यानी ए प्लस बी 69 आ गया। अब अगर मैं ए माइनस बी ऐसे निकालने जाऊँ तो आप कहेंगे ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2601 माइनस 2160 यानी कि 441। 441 का वर्गमूल कितना हो गया 21। आपको पता चल गया a प्लस बी, आपको पता चल गया a माइनस बी, दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा कितना 69 21 90 का आधा 45 और ऐसे b बराबर आ जाएगा कितना आ जाएगा 24। आपके पास आ गया परपेंडिकुलर, आपके पास आ गया बेस, आपको पता है हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर बराबर हो जाएगा 45 प्लस 24 और प्लस 51 यानी आपका हो जाएगा यहाँ पे सी यानी हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया 51। तीनों को ऐड कर दीजिए यानी 5 4 9 1 10 हासिल लाइन 1 5 1 6 2 8 4 5 यानी 120 इसका टोटल पेरीमीटर हो गया। समझ आ गया। तो हमें बस इतना समझना था कि a प्लस बी निकाल लीजिए, a माइनस बी, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर और बेस निकल के आ जाएगा। समझ आ गया। अगले प्रश्न और लास्ट प्रश्न पे चलेंगे। ये प्रश्न है तो टाइम एंड वर्क का, लेकिन बड़ा ही ट्रिकी प्रश्न है। इसको कैसे करेंगे देखिएगा। कहा गया ए कंप्लीट सब वर्क इन 8 डेज लेस देन बी, यानी ए कोई कार्य बी से 8 दिन कम में करता है। बहुत ज़्यादा समय आपका मैं नहीं लूँगा। देखिएगा ए और बी के बारे में बात की गई है, ठीक है। कहा गया ए जो है वो बी से 8 दिन कम में करता है, यानी बी अगर x प्लस 8 डेज लगाता है तो ए x डेज में काम कर देता है, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि अगर ए x दिन में पूरा कार्य करता है तो एक दिन में 1/x कार्य करता होगा, और अगर b की बात करूं तो वो एक दिन में 1/x प्लस 8 कार्य करता होगा। गॉट इट, x प्लस 8 कार्य करता होगा। आपको पता है दोनों मिलके 6 सही 3/7 दिन में कर सकते हैं, यानी आपको दिया गया a प्लस बी मिलके कितने दिन में करते हैं 6 सही 3/7, कहने का मतलब 7 6 42 3 45/7 दिन में। ए और बी मिलके अगर 45/7 दिन में करते हैं तो एक दिन में 7/45 करते हैं। अरे 45/7 दिन में अगर टोटल वर्क करते हैं तो एक दिन में 7/45, बात खत्म। अब देखिएगा आपको पता है ए 1/x करता है, बी 1/x प्लस 8 करता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अभी क्या ट्रिक है, आगे देखते जाइए, अभी आपको समझ में आ जाए। आपसे अगर मैं कहूँ ए और बी का कार्य जोड़िए तो आप कहेंगे 1/x ए का कार्य है और 1/x प्लस 8 बी का कार्य है। दोनों हमने जोड़ दिए, ये कितना आ गया 7/45। हर बराबर कर दीजिए, यानी हो गया 2x प्लस 8 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 7/45। 7/45। अब ट्रिक, मेन ट्रिक जो है वो यहाँ पे लागू होगी। देखिए x की ऐसी वैल्यू एज्यूम करिए जिससे 2x प्लस 8 जो हो वो 7 का फैक्टर बन जाए। आप कहेंगे x बराबर अगर 2 ले लूँ, 1 ले लूँ तो 10 बनेगा, x बराबर 2 ले लूँ तो ये 2 दूनी 4 8 12 बनेगा, x बराबर 3 ले लूँ तो 2 3 6 और 8 14 बनेगा। x बराबर 3 लेने पे 14, यानी ऊपर तो 7 का फैक्टर बन रहा है लेकिन नीचे 45 का फैक्टर बन रहा है या नहीं, तो आप सर्च करिएगा, मतलब सॉरी 7 के टेबल का बन रहा है ऊपर, और नीचे देखिए 45 के टेबल का बन रहा है या नहीं, तो आप x बराबर 3 रखिए तो ये 3 हो गया, ये 11 हो गया। 33 क्या 45 के टेबल का है? नहीं, तो x बराबर 3 रखने पर नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। अब आपको क्या रखना है, x बराबर ऐसे अगर आप रखेंगे x बराबर 10 रखिए, x बराबर 10 रखिए, x बराबर 10 रखने पे हो जाएगा 20 8 28, तो ऊपर वाला तो 7 के टेबल का है। अब नीचे वाला देखिए कि क्या नीचे जो संख्या आ रही है वो किसके टेबल की है, वो 45 के टेबल की है। तो आप रखिए x बराबर 10 रखेंगे तो 10 इंटू 10 प्लस 8 18, 10 गुणे 18 180, यानी ये भी टेबल की है, यानी x की वैल्यू हो गई 10। x की वैल्यू कितनी हो गई 10, यानी x की वैल्यू आ गई 10। बस एजम्पशन से आपने कर लिया। अब x बराबर 10 हो गया तो आपसे पूछा गया था b अकेले कितने दिन में कर लेगा, तो आपने यहाँ पे मान रखा था, कंसीडर कर रखा था कि b अकेले x प्लस 8 डेज में करेगा। x बराबर 10 हो गया तो b कितने दिन में करेगा 10 प्लस 8 18 डेज में। ये ट्रिक शायद मैंने अभी तक किसी वीडियो में नहीं यूज़ करी है और ना मैंने आपको बताया था। ये ट्रिक इस तरह के क्वेश्चंस के लिए जहाँ पे आपको इस तरह का इक्वेशन बन जाए और आप ना सॉल्व कर पा रहे हो या आप क्वाड्रेटिक ना जाना चाहें तो वहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ऊपर x की ऐसी वैल्यू रखनी है, ऊपर वाला इस अंश के टेबल का बन जाए और नीचे वाला इस हर के टेबल का बन जाए, बात खत्म। यानी x इज इक्वल टू 10 हो गया, x बराबर 10 रखेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगा 18, यानी b कितने दिन में कर सकता है 18 दिन में। तो थैंक यू आपको देखने के लिए, और बहुत सारी मतलब प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।